अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। शाबान ने फौरन ही अपने बचाव के लिए दरख्त का सहारा लिया और उसके अक़ब में आ गया। और ये भी बेहतरीन ही हुआ क्योंकि लड़की दूसरा चाकू फेंक चुकी थी और ये दूसरा चाकू शाबान के शाने को बिल्कुल छूता हुआ गुजरा। ये खुशबख्ती थी उसकी कि वो उसकी जिद में नहीं आ सका। शाबान ने एक हाथ सीधा करके जोर से चीख कर कहा, बेवकूफ़ लड़की, अपनी अहमकाना हरकत से बाज आओ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। लेकिन इन अल्फाज के साथ ही उसे अपना हाथ जल्दी से पीछे कर लेना पड़ा क्योंकि तीसरा चाकू उसके हाथ की सिमत लपका था। पता नहीं उस कमबख्त के पास कितने चाकू हैं। शाबान को गुस्सा आने लगा। लड़की उसकी जिंदगी लेने के दरपे हो गई थी, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था। उसने कुछ सोचा और फिर फैसला किया कि लड़की के सामने आकर खुलकर उससे मुकाबला किया जाए। चुनाचा उसने बहुत एहतियात से लड़की को देखा। वो चाकू हाथ में तो लेकर खड़ी हुई थी और उसके दांत भिंचे हुए थे। शाबान को हंसी आ गई। उसने दूसरे दरख्त को देखा और फिर फुर्ती से अपनी जगह छोड़कर उस दरख्त की जानब लपका। मकसद यही था कि लड़की चाकू इस्तेमाल करे और कम से कम यही हो कि उसके पास चाकुओं की तादाद खत्म हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ ही उसने जहानत का सबूत दिया कि दरख्त की आड़ छोड़ते ही दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए। लड़की ने उसके सीने का निशाना लिया था और इस बार भी चाकू की शाएं शाबान ने साफ सुनी थी। वो दूसरे दरख्त की आड़ में पहुंच गया और लड़की को भी एहसास हो गया कि गालिबन उसके फेंक कर मारे जाने वाले चाकुओं से कामयाब नहीं हो सकती। चुनाचा इस बार एक वहशियाना चीख के साथ उसने शाबान की सिमत दौड़ लगा दी और शाबान को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। लड़की के हाथ में पकड़ा हुआ चाकू एक मखसूस साखत का था और ऐसे चाकू आमतौर से नजर नहीं आते। लड़की के होंठ टेढ़े हो रहे थे, आंखें खून उगल रही थी और वह हद से ज्यादा जुनून में मालूम होती थी। उसने पूरी कुव्वत से शाबान पर चाकू का वार किया और शाबान ने झुकाई देकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसके साथ ही उसे पूरी कुव्वत से मोड़कर उसकी बगल में जोर से घुटना मारा। लड़की कई फुट ऊंची उछल गई थी और चाकू उसके हाथ से निकल गया। शाबान ने उसकी दूसरी कलाई भी पकड़ी और दोनों हाथ मोड़कर पीछे कर लिए। अब लड़की की पुश्त उसके सीने से लगी हुई थी। शाबान उसकी कलाइयां पूरी गिरफ्त में ली हुई थी। शाबान अपने तमाम तर तजर्बे की बुनियाद पर यह कह सकता था कि लड़की महज़ब दुनिया में रहने वाले आम मर्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर है और अगर उसकी कलाइयों पर पूरी कुव्वत सिर्फ ना की जाती और ये कुव्वत गैर मामूली ना होती तो वो किसी आम आदमी पर बाआसानी काबू पा सकती थी। फिर उसने एक और भी हरकत की। अचानक ही नीचे बैठी और शाबान को अपने कांधे पर लाद कर नीचे पटकने की कोशिश की। लेकिन शायद पहली बार शाबान ने अपनी मुकम्मल कुव्वतों का मुजाहरा किया। उसने लड़की की कलाइयां पकड़ी और उन्हें दबाकर उसे एक बार फिर सीधा खड़ा कर दिया। वो ये अंदाज़ा लगा रहा था कि लड़की के जिस्म में लिबास का वो कौन सा हिस्सा है जहां ये चाकू पोशीदा हैं। लेकिन शायद उसके पास यही चंद चाकू थे जिन्हें उसने इस्तेमाल कर लिया था और अब उसके लिबास में और कोई चाकू मौजूद नहीं था। चुनाचा शाबान ने उसे जोर से झटका दिया और वो लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ी। शाबान उसके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और उसने सर्द लहजे में कहा, पागल लड़की, इसके बाद अगर तुमने कोई ऐसी अहमकाना कोशिश की तो मैं तुम्हें सजा दिए बगैर मजबूर हो जाऊंगा। होश में आकर मेरी बात सुनने की कोशिश करो। अगर तुम मेरी जुबान समझती हो तो सुनो। मुझे ये इल्म नहीं था कि तुम पानी में हो और तुम्हें इसका यकीन इसलिए होना चाहिए कि मैं तुमसे पहले पानी में मौजूद था और यहाँ नहा रहा था। तुम अचानक ही पानी में उतरी और जब मैंने ये महसूस किया कि तुम पानी में हो तो मैंने खामोशी से झील से निकलकर यहाँ से दूर जाने का फैसला किया, लेकिन तुम खुद मेरे रास्ते में आ गई।
अगर तुम सिर्फ इस वजह से मुझे खत्म करना चाहती हो कि मैंने तुम्हें बेल बाजते देखा तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, और अगर तुम पागल या वैशी हो तो फिर बेहालत मजबूरी मुझे तुम्हारी जिंदगी लेना पड़ेगी, या कम से कम तुम्हें इस हालत में पहुंचा देना पड़ेगा कि तुम अपनी ये दीवानगी तर्क कर दो। समझी? मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता तुमसे। बात अगर समझ में आ गई हो तो उठकर बैठ जाओ और अपना साहस बहाल करो, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाओ, या अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ। इस सिलसिले में मेरा कोई कसूर नहीं था। शाबान लड़की के चेहरे का जायजा ले रहा था और उसने अपने अल्फाज का खातर ख्वार रद्द अमल देखा। लड़की के खदो खाल नरम पड़ते जा रहे थे। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठकर बैठ गई, और चंद ही लम्हात के बाद उसकी आवाज उभरी, मैं तुमसे मादरत चाहती हूँ। शाबान उछल पड़ा। उसने नीम वैशी लड़की के अंदाज से ये नहीं मालूम होता था कि वो उसे अंग्रेजी जबान में जवाब देगी और उसकी बात समझ लेगी, लेकिन उसका लहजा निहायत साफ था और अंग्रेजी बिल्कुल मुकम्मल। शाबान ने गहरी सांस लेकर गर्दन झटकी और फिर वापसी के लिए वहां से मुड़ गया। तब ही उस लड़की की आवाज दोबारा सुनाई दी, सुनो, रुक जाओ। और शाबान ठटक कर रुक गया। लड़की अपनी जगह से उठ गई और फिर उसके करीब पहुंचकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने चमकदार निगाहों से शाबान को देखते हुए कहा, अब जबकि तुमने वजाहत कर दी है और मैंने सूरत हाल पर गौर किया तो मुझे यह अंदाजा हुआ कि दर हकीकत तुम दुरुस्त कह रहे हो, गलती मेरी ही थी। शाबान के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, और तुमने गलत फहमी में मुझे कत्ल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं शर्मिंदा हूँ, उसने जवाब दिया, और शाबान ने शाने हिला कर बोला, चलो ठीक है, मगर तुम इतनी सुबह झील में, मेरा मतलब है, ओह वेरी गुड, तुम बहुत फुर्तीले हो और तैराकी की माहिर भी, जबकि मेरे कबीले में मुझे डॉल्फिन कहा जाता है और लोगों का ख्याल है कि समुद्र में कोई मेरा मुकाबला नहीं होता। लेकिन तुमने मुझे पानी में नीचा मारा और फिर बाहर भी तुम वाकई बहुत अनोखे हो, मगर तुम हो कौन? शाबान है मेरा नाम, उसने जवाब दिया, और मुझे सुसाना कहते हैं। यहाँ मैं इसी सिमत, वो जो झोंपड़ियाँ तुम्हें नजर आ रही होंगी, वहाँ रहती हूँ। मेरे भाई आरफोडुम इस छोटे से कबीले का रहनुमा है और मैं उसके साथ ही रहती हूँ। मेरे माँ बाप मर चुके हैं। आओ, अब जब हमारी दोस्ती हो गई है तो थोड़ी देर बैठकर बातें करें। वाकई बड़े अजीबोगरीब हालात में हमारा तारुफ हुआ। तुम पानी में कितनी बरक रफ्तारी से अपना रुख तब्दील कर लेते हो। मेरा ख्याल है कि इतनी फुर्तीली तो समुंदर की मछलियां भी नहीं होती। तुमने फन तैराकी में कमाल हासिल किया है। शाबान एक लम्हे के लिए सोचा और उसके बाद गर्दन हिलाकर बोला, वो चौड़ा दरख्त हमारे बैठकर गुफ्तगू करने के लिए कैसा रहेगा? मेरी पसंद के ऐन मुताबिक, लड़की ने जवाब दिया, और दोनों उस जानब बढ़ गए। दरख्त की जड़ में शाबान एक जगह पांव फैलाकर बैठ गया और लड़की उसे कुछ फासले पर बैठकर मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगी, और फिर वो बोली, तुमने मुझे बहुत मुतासर किया है। शाबान हंस पड़ा। क्यों? हंसी क्यों आई? तुम्हारा तासर अजीब है। तुम्हारे फेंके हुए चाकुओं में से कोई भी अगर मेरे जिस्म में प्यूसत हो जाता तो फिर तुम्हारा तासर क्या होता? उस वक्त मैं गलतफहमी का शिकार थी और मेरी जिंदगी चली जाती। तुम्हारी जिंदगी न जाने मुझ पर खुशी है और अपने अमल पर अफसोस, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। यहाँ किसी की मजाल नहीं कि वह मुझसे निगाहें मिलाकर भी बात कर सके, और तुमने पानी में मुझे, वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। उसके चेहरे पर हया की सुर्खी आ गई थी। शाबान ने गर्दन झटकी और बोला, तुम्हारा भाई आर्नोडोम वो इस कबीले का रहनुमा है। ओहो, एक बात बताओ, उसका हुलिया क्या है? क्या मतलब? मैं उसका हुलिया जानना चाहता हूँ। और जवाब में सुसाना ने आर्नोडोम का जो हुलिया बताया वो वही था जिसे शाबान ने जहाज पर दूसरे लोगों को कंट्रोल करते हुए देखा था। गोया ये लोग बहरी कजाक थे और उन्होंने ही अखनातून पर तबाही मचाई थी और बल आखिर उसे काबू में कर लिया था। शाबान चंद लम्हा सोचता रहा, फिर उसने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ सुसाना। मेरे सवालात पर बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, चौंका मैंने एक ऐसी गलती की है जिसकी बिना पर तुम्हारी जान भी जा सकती थी। चुनाच अब मैं तुम्हें आज़ादी है कि जिस लहजे में चाहो मुझसे गुफ्तगू करो। मैं अपनी गलती का कुफारा अदा करना चाहती हूँ। ये अंदाज गलत हो जाता है सुसाना, मैं समझी नहीं।
गलतियों का कुफारा अदा करते हुए दिल में खुलूस नहीं होता? क्या हम आर्जी तौर पर ही सही एक दूसरे से दोस्ती का दावा नहीं कर सकते? वो मुस्कुराकर बोली, बशर्ते कि तुम पसंद करो तो फिर हम दोस्त हैं, और उस वक्त तक जब तक कि हमारे मफादात एक दूसरे से मजरू ना हों। हमें अपने आप को एक दूसरे का दोस्त ही समझना चाहिए। सुसाना हंस पड़ी, फिर बोली, तुम्हारा गुफ्तगू करने का अंदाज बहुत दिलकश है। वैसे भी तुम एक खूबसूरत नौजवान हो। बहुत अजीब, कहाँ से आए हो और कौन से कबीले से तुम्हारा ताल्लुक है? अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम ओशियन ट्रेडर वालों में से हो। ओशियन ट्रेडर? शाबान ने हैरान लहजे में पूछा। हाँ, वो जो साहल पर आबाद हैं और महज़ब इंसानों की बस्तियों से आए हैं, वही लोग जिनमें चीफ की हैसियत से आरडी शाउट रखता है। शाबान ने फौरन ही ला इल्मी का इजहार नहीं किया और खामोशी से गर्दन झुकाकर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मैं जो कोई भी हूँ, फिलहाल तो हम दोनों दोस्तों की हैसियत से यहाँ हैं। क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि तुम्हारे भाई आर्नो डोम ने एक जहाज पर कब्जा किया है? सुसाना एक बार फिर चौंक पड़ी और फिर उसने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाकर शाबान को देखते हुए कहा, ओहो, किसी गलतफहमी में मुझे ही हुई है। न जाने क्यों मेरा जहन उस तरफ नहीं गया। यकीनन तुम उन जहाज वालों में से हो, क्योंकि अगर ओशियन ट्रेडर से तुम्हारा ताल्लुक होता तो इससे पहले भी मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर देखा होता। वो तो बहुत थोड़े से आदमी हैं और अभी वो वक्त नहीं आया जब नए लोग यहाँ आते हैं। मैं समझ गई। शाबान इसकी गुफ्तगू से नतीजा अक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत सी बातें वो समझ नहीं पाया। ओशियन ट्रेडर का नाम उसके लिए बिल्कुल अजनबी था, लेकिन लड़की की बातों पर हैरत का इजहार करके वो उसकी जुबान नहीं बंद करना चाहता था, क्योंकि इस तरह लड़की से बहुत सी मालूमात हासिल होने की उम्मीद थी। उसने बदस्तूर नरम लहजे में कहा, तुम भी पानी में वाकई डॉल्फिन नजर आती हो सुसाना। मैंने बहुत से तैराक लड़कियों को भी देखा है। अव्वल तो लड़कियां बहुत अच्छी तैराक नहीं होती और पानी में बहुत जल्द थक जाती हैं, और अगर होती भी हैं तो बस यूं ही सी। लेकिन तुम पानी के अंदर बर्क बन जाती हो, बिल्कुल बिजली की मानद गर्दिश करती हो। शाबान ये अंदाजा लगा रहा था कि उसके इन अल्फाज से लड़की पर क्या रद्द अमल होता है। उसने लड़की के चेहरे पर शगुफ्तगी देखी और अपनी जहानत पर मुस्कुराने लगा। थोड़ी सी तारीफ ने लड़की को बेहद खुश कर दिया। शाबान उससे बहुत सी तफसीलात मालूम करना चाहता था। उसने कहा, तुम्हारा भाई आर्नो डोम भी बहुत ताकतवर और बहादुर इंसान मालूम होता है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे बारे में तुम्हारा ख्याल गलत नहीं है तो मुझे इस बात का खतरा है कि कहीं तुम मेरी दुश्मन ना बन जाओ। क्यों? लड़की ने हैरानी से पूछा। इसलिए कि तुम्हारा भाई उस जहाज को और उसमें सफर करने वालों को कैद करके लाया है। मेरे भाई को ऐसे कामों से दिलचस्पी नहीं है। बेशक हम अपने मसाइल का हल समुद्र में फटक जाने वाले जहाज़ों पर तलाश करते हैं। देखो ना, हमारे पास जिंदगी गुजारने का तो कोई और जरिया नहीं। जरूरियात की तमाम चीजें मेरा भाई अपने कबीले को ऐसे ही लूट मार करके फराहम करता है, लेकिन जिंदगियां लेना और बेमकसद किसी को परेशान करना उसका काम नहीं। और फिर इतना तो मुझे मालूम है कि तुम्हारे जहाज पर हमला करने की तरगीब ओशियन ट्रेडर वालों ने दी, और शायद मेरे भाई ने उन्हीं की हदायत पर तुम्हारे जहाज पर हमला किया था। क्या उसने तुम्हारे जहाज पर कत्लो गारत की है? नहीं, मेरे जहाज के लोग महफूज हैं, लेकिन उन्हें कैदी बना लिया गया। और उन कबीलों को कहाँ रखा गया है? साहल पर, जहां जमीन दोज मकानात बने हुए हैं। तो फिर ये सब ओशियन ट्रेडर वालों का काम है और मेरे भाई ने सिर्फ उनके लिए काम किया है। तुम लोग कौन हो? शाबान ने सवाल किया। सुसाना उसे हैरान निगाहों से देखने लगी। शाबान जल्दी से बोला, इस दूर दराज समुद्री जजीरे पर रहने के बावजूद और ये हुलिया अख्तियार करने के बावजूद तुम लोग महजब दुनिया के लोगों की तरह हो। तुम्हारी शक्ल सूरतें भी वैसी ही हैं, लेकिन तुमने नीम वैश्यों का सा अंदाज इख्तियार कर रखा है। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? और क्या ये भी जान सकता हूँ कि तुम्हारी दोस्ती के हवाले से ये जगह, जिस जगह हम लोग मौजूद हैं और तुम भी जहाँ रहती हो, क्या कैफियत है और ये कौन सी जगह है? और अगर कोई जजीरा है तो इसका नाम क्या है? इसकी वुसअत कितनी है? सुलासा हंस पड़ी। उसने कहा, तुमने इतने ढेर सारे सवालात एक सार कर दिए, मुझे तो इनकी तरतीब भी याद नहीं रही, मगर मैं तुम्हें मुतमिन करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ मौजूद जितने भी कबीले आबाद हैं उनका कोई नाम नहीं है। मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद अक्सर लोगों की कहानी मेरे भाई आर्नो डूम जैसी होगी। मेरे भाई के चंद बुरे लोगों से दुश्मनी हो गई,
वो उनसे गलत कामों पर आमादा कर रहे थे। जब वो ना माना तो उन्होंने हमारे घर को नजर आतिश कर दिया, जिसमें मेरे वालिदैन जिंदा जल गए। मेरा भाई मुझे बमुश्किल तमाम अपनी गोद में लेकर वहां से बच निकला। वालिदैन की मौत ने उसे पागल कर दिया था और वह उन लोगों से इंतकाम लेने के लिए निकल खड़ा हुआ। उसने अपने तमाम दुश्मनों को सफा हस्ती से मिटा डाला और इस शहर से भाग निकला। उसे ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो और मैं पुरसकून जिंदगी गुजार सकें, और वो इस जजीरे पर आ निकला और यहाँ के लोगों ने उसे मुतासर होकर अपना सरदार बना लिया। अब हम अपनी ज़रूरियात के लिए जहाज़ों को लूट कर उन्हें पूरा करते हैं। यह मुख्तलिफ जगहों पर बेशुमार कबीले आबाद हैं, जिनका बज़ाहिर एक दूसरे से कोई खास राब्ता नहीं, मगर वक़्त पड़ने पर वो एक दूसरे की मदद ज़रूर करते हैं और खून खराबे से परहेज करते हैं। और यहाँ ओशियन ट्रेडर के कारकुन काफ़ी अरसे से मौजूद हैं और ये समुद्र में काम करते हैं। इन पर भी ये जिम्मेदारी आयद है कि अगर कोई ज़रूरत हो तो दूसरे लोगों की मदद करें, क्योंकि इनका महज़ब दुनिया से बराह रास्त राब्ता है। अलबत्ता उन्हें एक हदायत कर दी गई है कि यहाँ ज़्यादा लोगों को नहीं लाया जाएगा और बहुत ज़्यादा मशीनें नहीं लाई जाएंगी। हथियारों के सिलसिले में भी उन पर पाबंदी आयद है कि ये लोग ऐसे हथियार यहाँ ना रखें जिनसे कबीले वालों पर काबू पाया जा सके। उन लोगों ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की और अब तक पुरअमन तरीके से हमारे साथ रह रहे हैं। ये है इस इलाके की तफसील। और क्या मालूम करना चाहते हो तुम? शाबान फटी फटी आंखों से सुसाना को देख रहा था। उसने कहा, और तुमने यही परवरिश पाई? हाँ, अपने भाई के ज़ैरे साया, उसने जवाब दिया। डूम कैसा आदमी है? बेहद खौनख्वार लेकिन इंतहाई नरम दिल। अगर उसके साथ सख्ती की जाए तो फिर उससे ज़्यादा सख्त आदमी और कोई नहीं होता, और अगर उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए तो फिर वो एक अच्छा दोस्त होता है। तुम्हारे इस तावन का बेहद शुक्रिया सुसाना। हालांकि हमारी इब्तिदा बड़े अजीब अंदाज में हुई, लेकिन इंतहा बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मुझसे तो तुमने इतनी सारी मालूमात हासिल कर ली, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। इतना तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरा ताल्लुक उसी जहाज से है। हम लोग भी समुद्री तहकीकात के लिए निकले हैं, लेकिन ओशियन ट्रेडर नामी किसी जगह से वाकिफ नहीं थे कि आर्नो डोम ने हमारे जहाज पर हमला किया और हम लोगों को जहाज समेत गिरफ्तार करके यहाँ ले आया। मेरे तमाम साथी उनकी कैद में हैं। मैं जहाज ही से निकल भागा था। ओहो, तो तुम मफरूर हो, सुसाना ने किसी कदर तशवीश ज़्यादा लहदा में कहा। हाँ, मगर अब तुम क्या करोगे? उन लोगों से अल्लाह के रह कर तो तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि लूट मार करने के बावजूद मेरे साथियों को क्यों कैद किया गया है। हाँ, ये बात गौर करने की है, क्योंकि आर्नो डोम अमूमन लूट मार करने के बाद जहाज वालों को जिंदा वापस चले जाने देता है, बल्कि उनके पास ऐसे वसाइल भी छोड़ देता है जिनसे वो अपना मुख्तसर सफर तय करके किसी आबादी तक पहुंच सके। मैं तुम्हें बचा चुकी हूँ कि इस बार आरडी साउट ने मेरे भाई को अस काम के लिए आबादा किया था और गालबन इसके इवज मेरे भाई को सोने के ज़खायर मिले हैं। मैं बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि ये ओशियन ट्रेडर क्या है। मैं नहीं जानती, लेकिन वहाँ जो लोग ज़मीन दौर मकान बनाकर रहते हैं अपने आप को ओशियन ट्रेडर का नुमाइंदा कहते हैं। मैंने कभी ये बात नहीं मालूम की कि खुद ओशियन ट्रेडर क्या है। बहरहाल तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा। सिर्फ शुक्रिया अदा करके कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा। तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। अब मुझे इजाज़त दो। अरे नहीं, कहाँ जाओगे तुम? तो फिर मैं क्या करूँ? शाबान ने हैरानी से पूछा। हमारे दरमियान दोस्ती हुई है और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पहुंचा सकती हूं जहां तुम दूसरे लोगों की निगाहों से पोशीदा रहो। मुझे बताओ कि अपने साथियों के सिलसिले में तुम क्या करना चाहते हो। तुम तो तन्हा हो, उनका भला क्या बिगाड़ लोगे? और वो लोग तुम्हारे दुश्मन क्यों हैं, ये बात भी मुझे नहीं मालूम। वरना लूट मार अपनी जगह, लेकिन तुम्हें कैद नहीं किया जाना चाहिए था। जो हो चुका उसके बारे में तफसीलात मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मालूम करना पड़ेंगी। क्या वो लोग तुम्हें कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा सकते हैं? मेरा मतलब है कि ओशियन ट्रेडर वाले। मैं नहीं जानता। फिर भी तुम्हें एक ऐसा ठिकाना दरकार है जहां तुम उन लोगों की निगाहों से महफूज रह सको। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी और तुम्हें किसी तरह उनके चुंगल में नहीं फंसने दूंगी। शाबान पुरख्याल निगाहों से उसे देखने लगा। फिर उसने कहा, ठीक है सुसाना, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मैं दोस्ती के नाम पर तुमसे ये मदद हासिल करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़रूरत भी है।
वो उसे उन झोंपड़ियों के अकब में एक ऐसी जगह ले गई जहां पहाड़ी टीले नजर आ रहे थे और उन टीलों में गार भी बने हुए थे। उसने कहा कि यहाँ कभी दरिंदे हुआ करते थे, मगर कबीले वालों ने उन्हें चुन चुन कर हलाक कर दिया और ये गार बिल्कुल महफूज हैं और उनमें से तुम्हें कोई भी देखने नहीं आएगा, क्योंकि लोग अमूमन इस तरफ नहीं आते। मैं रात की तारीकी में तुम्हें खुराक पहुंचा दूंगी और उसके बाद तुम अपना कुछ वक्त आसानी से गुजार सकते हो। मैं खुद भी तुमसे मुलाकात भी कर लिया करूंगी और तुम्हारे लिए और भी बहुत से काम करूंगी। देखो, अपनी हिफाजत करना, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। जिस गार में वो उसे लाई थी वो खासा कुशादा था और बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे इंसानी हाथों ने उसे शिफाफ किया हो। सुसाना काफी देर तक शाबान के साथ रही और उसके बाद वो उससे इजाजत लेकर चली गई। शाबान इस हैरतनाक इत्तेफाक पर हैरान था, लेकिन उसके चेहरे पर तशवीश के आसार भी थे। यहाँ छुपकर वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बचाना चाहता था, बाकी लोगों की जिंदगी भी उसकी निगाहों में कीमती थी। लेकिन दर्दाना और असद शहरादी के लिए उसका दिल इस तरह तड़प रहा था जैसा लेकिन अपने के लिए। काफी देर तक गार्था अखनातून पर मौजूद रही और वहां की एक एक चीज का जायजा लेती रही। उसके अंदाज में बर्तरी थी और ये बर्तरी आर्डीशॉट को अब किसी हद तक नागवार गुजरने लगी। उसका गार्था से सिर्फ इतना राब्ता था कि एक बार उन दोनों का साथ रह चुका था। इससे ज्यादा उसको उस पर बर्तरी हासिल नहीं रही थी, बल्कि इन वाक़यात के पेशे निगाह जो फ्रांस में पेश आए थे, उसने खुद से बहुत अच्छा सलूक किया था और उससे नहायत मौदबाना अंदाज में पेश आता रहा। लेकिन दफतन ही उसे ये एहसास हुआ कि गार्था का रवैया उसके साथ ऐसा है जैसे वो उसका मातहत हो। हालांकि उसका ताल्लुक बराह रास्त ओशियन ट्रेडर से भी नहीं था। फिर उन्होंने वापसी का फैसला किया और कुछ देर बाद साहल की जानब चल पड़े। रास्ते में गार्था ने कहा, जरा इन लोगों का जायजा भी ले लिया जाए। शाउट ने कोई जवाब नहीं दिया। वो साहल पर आ गए और उसके बाद उस तरफ चल दिए जहां कैदियों को रखा गया था। गार्था के दिल में एहसास बर्तरी जन्म ले रहा था। अखनातून पर होने वाले वाकयात उसे याद आ रहे थे। सबसे ज्यादा उसे कैप्टन एडगर से नफरत हो रही थी, जिसने उस पर सख्तियां की थी और उसके साथ बदतमीजी से पेश आया था। वो कुछ देर बाद उन लोगों के दरमियान पहुंच गई। तमाम निगाहें उसे देख रही थी और उसके होंठों पर मदम सी मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के दरमियान से गुजरती रही और मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाती रही। वो दफतन ही चौंक पड़ी और उसे एहसास हो गया कि शाबान उन लोगों के दरमियान मौजूद नहीं है। वो उस अहाते में बैठे हुए तमाम अफराद का जायजा लेने लगी और फिर उसने मदम लहजे में आर्डीशॉट से कहा, इनमें से कोई इस जगह से उठकर कहीं गया है? समझा नहीं मैडम, आर्डीशॉट ने कहा, एक अहम आदमी कम है। मैंने तुम्हें उस नौजवान लड़के के बारे में बताया था जिसके लिए इस काम की इब्तिदा हुई थी और वो इनमें मौजूद नहीं। हो सकता है जरूरियात के सिलसिले में कहीं आस पास गया हो, मालूम करो, गार्था ने तहकमाना अंदाज में कहा और आर्डीशॉट का चेहरा तन गया। उसने एक लम्हे तवक्कुफ किया और उसके बाद निगरानी करने वालों से शाबान के बारे में पूछा, मगर हर एक ने उसके बारे में ला इल्मी का जाहिर की। आर्डीशॉट ने ये बात गार्था को बताई तो वो बफर गई। क्या कहते हो आर्डीशॉट? वो उनके दरमियान नहीं है। वो इंतहाई अहम शख्सियत है। मैं तुमसे ये बात कह चुकी हूँ कि इस महम का आगाज सिर्फ इसी की वजह से हुआ था। ये कैसे हो सकता है? कहाँ गया वो? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तलाश करो उसे। क्या खेल है ये? इतने थोड़े से अफराद और उनमें से एक शख्स गायब। आर्डीशॉट सर्द निगाहों से गार्था को देखने लगा। गार्था तेजी से आगे बढ़ गई। सामने ही कैप्टन एडगर मौजूद था। वो उसके सामने पहुंची और सर्द लहजे में बोली, खड़े हो जाओ। वो पथरीला चेहरा बनाए हुए खड़ा हो गया था। शाबान कहाँ है? उसने उससे सवाल किया और एडगर नफरत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। उसने झल्लाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे झंझोड़ती हुई बोली, मैं पूछती हूँ शाबान कहाँ है? कैप्टन ने अपने साथियों की जानब देखा और फिर आहिस्ता से बोला, मेरा गिरेबान छोड़ दीजिए मैडम, मैं पूछती हूँ शाबान कहाँ है? उसने कहा। कैप्टन ने उसके हाथ को झटका देकर अपना गिरेबान छुड़ा लिया। वो खूनी निगाहों से उसे देखती रही। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर शाबान नहीं मिला तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। कैप्टन, समझ रहे हो ना मेरी बात? उसने इधर उधर देखा और फिर असद शहरादी की तरफ बढ़ गई। वो खुद ही खामोशी से खड़ा हो गया। गार्था के ये अल्फाज उसने भी सुने थे। दर्दाना का चेहरा अलबत्ता जर्द पड़ गया। उसने शहरादी से कहा, शाबान कहाँ है मिस्टर शहरादी? हमें नहीं मालूम।
उसे इब्तिदा ही से हमने नहीं देखा। ओहो, वो जहाज पर ही मौजूद नहीं है। मैं तुम लोगों को बता देना चाहती हूँ कि शाबान अगर हमारे हाथ से निकल गया तो मैं तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको अपने हाथों से गोली मार दूंगी। आप सब कुछ करने के लिए आजाद हैं, लेकिन दर हकीकत हमें शाबान के बारे में कुछ मालूम नहीं है। उसने एक बार फिर शाउट को इशारा किया और कहने लगी, मिस्टर शाउट, आपने बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। अखनातून पर मौजूद एक एक आदमी हमारे लिए कीमती था और वो नौजवान अगर निकल गया तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मेरी राय है मैडम कि आप आराम करें। आप शदीद ज़हनी इंतशार का शिकार मालूम होती हैं। आर्डीशॉट ने बेमुश्किल तमाम गुस्सा ज़ब्त करके कहा, तुम सूरत हाल को समझ नहीं रहे। वो नौजवान बेहद खतरनाक और मुझे उसकी अशद जरूरत है। फौरी तौर पर उसे तलाश करो। हर कीमत पर उसे मेरे सामने होना चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर वो नहीं मिला तो सूरत हाल बहुत बदल जाएगी। वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ी। उसके बाद अपनी रिहाइश गाह की जानब चल पड़ी। शाउट उसे संजीदा निगाहों से देखता रहा। फिर उसके अक्ब में खड़े हुए उसके एक माताहत साथी ने कहा, इस खातून का रवैया बहुत खराब है। क्या ये आपके इंचार्ज हैं? शाउट ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और गुर्राते हुए लहजे में बोला, शट अप। वो शख्स खामोश हो गया था। तमाम अफराद सकूत के आलम में थे। अर्तका हाशमी बदस्तूर अपनी बीवियों के साथ बैठा हुआ था। आर्डीशॉट चंद लम्हात अपनी जहनी कफियत को कंट्रोल करता रहा और उसके बाद उसने नरम लहजे में कहा, आप लोगों में से कैप्टन कौन है? मेरा मतलब है जहाज का कैप्टन। मैं हूँ, कैप्टन ने कहा। क्या वाकई आप में से एक आदमी कम है? हाँ, उसका नाम शाबान है और वो उसी वक्त से हमारे दरमियान मौजूद नहीं जब हमें जहाज से नीचे उतारा गया, लेकिन जहाज में इसका कोई सुराग नहीं मिला। अगर वो कहीं छुपा हुआ है तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल उसे तलाश कर लिया जाएगा। आप लोगों को मैं कुछ खसूसी बातें बताना चाहता हूँ मिस्टर कैप्टन। जहाज में आपकी खुराक के वो ज़खायर मौजूद हैं जो आप दौरान सफर इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ बाकायदा राशन मौजूद नहीं। जरूरत की वो तमाम चीजें हमारे पास हैं जो आम इस्तेमाल में आती हैं, लेकिन उनकी मिकदार एक मखसूस वक्त के लिए है। चुनाचा यहाँ से हम आपकी खुराक की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकेंगे। आप अपने चंद साथियों के साथ पुरअमन तरीके से मेरे आदमियों की निगरानी में अपने जहाज तक जाएं और इतना राशन ले आएं कि कम से कम 10 दिन के लिए काफी हो। आप इत्मीनान रखिए, आपका वो जखीरा बिल्कुल महफूज रहेगा और आप ही के इस्तेमाल में आएगा उस वक्त तक जब तक आपके बारे में कोई मुनासिब फैसला नहीं हो जाता। खुद वो खुराक तैयार कीजिए और आपस में तकसीम कर लीजिएगा। हमारे पास इतने अफराद नहीं जो आपको बेहतर तरीके से खुराक फराहम कर सकें। अगर आप ये रायत हमें दे रहे हैं तो इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अलबत्ता चंद सवालात हमारे जहनों में हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान की हैसियत से हम इनका जवाब दे दें तो आपको कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। हम मुतमईन हो जाएंगे। आप ये पूछना चाहते होंगे कि आपकी गिरफ्तारी की वजह क्या है और यहाँ आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा, तो मैं इस सिलसिले में भी आपसे मोहलत चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपको बता दूंगा। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भी किसी और की एमा पर काम कर रहा हूँ। आप थोड़े अरसा सब्र कर लें और उसके बाद मैं आपको तमाम सूरत हाल बता दूंगा। और सुनिए, इस जजीरे के बारे में आपको मुख्तसर तफसील बताई देता हूँ। यहाँ बहुत से कबाइल आबाद हैं और ये कभी किसी जमाने में महज़ब दुनिया से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अब सिर्फ जंगल की जिंदगी गुजारना जानते हैं। खतरनाक भी हैं और अपने मकसद के हसूल के लिए हर काम कर सकते हैं। अगर आप भटक कर उनके दरमियान पहुंच गए तो इंतहाई कोशिश के बावजूद हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। बेहतर यह है कि मुहताज तरीके से यहाँ वक्त गुजार रहें। जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि आप लोगों की जिंदगी का कोई खतरा नहीं है। आपके बारे में जो भी फैसला होगा मैं आपको इससे आगाह कर दूंगा। उसी वक्त अमीर अर्तका हाशमी अपनी जगह से उठा और आर्डीशॉट के करीब पहुंच गया। शाउट ने उसे देखा और बोला, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वो औरत जो अभी कुछ देर कबल आपके साथ थी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्या मुझे उसकी इजाजत देंगे? मैडम गार्था, आर्डीशॉट ने पूछा। यही समझ ले, हालांकि उसने हमें अपना नाम कुछ और ही बताया था, या शायद। खैर छोड़िए, क्या उससे मुलाकात करना मुमकिन है? आपके लिए खतरात ही रहेंगे मिस्टर। वो बहुत मगरूर खातून हैं, शायद आपसे गुफ्तगू करना पसंद ना करें। वो मगरूर औरत मेरी बीवी है, अमीर अर्तका हाशमी ने कहा और आर्डीशॉट का मुंह हैरत से खुल गया। वो अजीब सी निगाहों से उसको देखने लगा। फिर उसने अतराफ में
खड़े हुए लोगों को सवालिया निगाहों से देखा और फिर उसकी तरफ रुख करके बोला, क्या आप मुझसे अपना तारुफ करा सकते हैं मिस्टर? मेरा नाम अर्तका हाशमी है, मिस्र से ताल्लुक रखता हूँ और इस महम पर आने के लिए जे जहाज मैंने अपने सरमाए से तामीर कराया था। हम सब समुद्री तहकीकात के लिए निकले थे और बाद में इस हादसे का शिकार हो गए। ओहो, लेकिन आपने मैडम गार्था के बारे में जो कुछ कहा है उसकी क्या हकीकत है? ये औरत हमें दौराने सफर मिली, पानी में एक बोसीदा सी कश्ती में मौजूद थी और उसके साथ एक और लड़की की लाश थी। उसने अपने आप को मुसीबत ज़दा बताया और हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसे जहाज पर उठा लिया। बाद में उसने मुझसे शादी कर ली और अमीर अर्तका हाशमी खामोश हो गया। आर्डी शॉर्ट कुछ देर सोचता रहा और फिर दफ्तन हंस पड़ा। फिर उसने कहा कि आपने जो कुछ मिस्टर अर्तका, मैं इसके बारे में क्या तबसरा कर सकता हूँ। बहरहाल आप अगर उससे मिलना चाहते हैं तो मिल लें, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बाद में इस मौजू पर आपसे भी कभी गुफ्तगू होगी। अमीर अर्तका हाशमी आर्डी शॉर्ट के साथ वहां से चल पड़ा और कुछ देर के बाद वह उसे लिए हुए उन रिहायश गांव में पहुंच गया जिनमें से एक में गार्था मौजूद थी। उसने गार्था की रिहायश गाह की जानब इशारा करते हुए कहा, आप अंदर चले जाइए, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, वो बहुत खतरनाक है। आप सिर्फ उससे ज़ुबानी गुफ्तगू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई कार्रवाई हुई तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अर्तका हाशमी ने गर्दन हिलाई और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। आर्डी शॉर्ट ने एक लंबी छलांग लगाई थी और एक सिमत दौड़ता चला गया। वैसे ही जमीन दोस्त रिहायश गांव में थे। एक में दाखिल होने के बाद उसने फुर्ती से एक मेज की दराज खोली और उसमें से एक VCTR बॉक्स निकाल कर सामने रखा और बरक रफ्तारी से उसके बटन ऑन करने लगा। चंद ही लम्हात के बाद गालबन वो उस कमरे की आवाजें सुनने में कामयाब हो गया जिसमें गार्था मुकीम थी। दूसरी जानब की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं और जो पहली आवाजें उसके कानों में गूंजी वो गार्था का एक तवील कहका था। गालबन वो अमीर अर्तका हाशमी को देखकर हंस रही थी। फिर अमीर अर्तका हाशमी की आवाज उभरी, तुम्हारा नाम गार्था वर्था है? हाँ, मिस्री दौलतमंद मुझे इसी नाम से पुकारा जाता है। मैं तुमसे तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। जाहिर है अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई होगी, जैसा कि खुद तुमने एतराफ किया कि तुम क्लोपेट्रा नहीं बल्कि गार्था हो। वो फिर हंस पड़ी और उसके बाद उसने कहा, क्लोपेट्रा तो मैं कभी भी नहीं थी अमीर अर्तका हाशमी, ये नाम तो तुमने मुझे दिया था। नील की सहारा तुम्हारे जहन में उतरी थी और तुमने मुझे क्लोपेट्रा बना दिया। मुझे खुद भी ये नाम पसंद आया अमीर हाशमी, और यकीनन जितना वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा तुम्हें भी उसमें किसी नुकसान का एहसास ना हुआ होगा। खैर शायद मैं तुम्हें गार्था के नाम से ना पुकार सकूं, क्लोपेट्रा ही कहूंगा। मुझे बता सकती हो कि हमारे साथ ये सब कुछ क्यों किया गया? अब कोई हर्ज नहीं है ये बात मैं तुम्हें बताने में। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरा काम यहाँ आकर मुकम्मल हो गया और इससे ज्यादा मैं अब तुम लोगों के साथ भी नहीं रह सकती। बात दरअसल यह है मिस्टर अर्तका हाशमी, मेरा ताल्लुक इटली से है और इटली में पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मैं सरबराह की हैसियत से चलाती हूँ। मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के मुख्तलिफ जरूरतमंदों की मदद करता है और मैं मकबूल मुआवजा लेकर बहुत से लोगों के काम आती हूँ। ओशियर ट्रेजर नामी एक इदारा है जो समुद्री तहकीकात करता है और उसके हाथ दुनिया भर में फैले हुए हैं। समुद्री मामलात पर वो अपनी उजारादारी रखना चाहते हैं। असद शरादी ने जो काम शुरू किया तो ओशियर ट्रेजर उसकी जानब मतवज्जा हुआ और फिर मुख्तलिफ ज़राए से उसे एक ऐसे नौजवान के बारे में इत्तला मिली जो समुद्र में बेपनाह महारतों का मुजाहरा करता है और उसका नाम शाबान था। मुझसे राब्ता कायम करके कहा गया कि मैं शाबान को ओशियन ट्रेजर के लिए हासिल करूं और मैं एक माकूल मुआवजे के बदले ये काम करने पर तैयार हो गई, लेकिन देर हो चुकी थी। शाबान असद शरादी के साथ तुम्हारे पास मिस्र में था। मैंने वहां से तुम्हारे जहाज अखनातून का ताक़ब शुरू कर दिया। ओशियन ट्रेजर के बहुत से जजीरे इन दूर दराज समुद्रों में मौजूद हैं और मुझे उनसे मदद दी जाने का वादा किया गया था। इस सिलसिले में मुझे बहुत कुछ करना पड़ा। मैं अपने मजाज की मालिक हूँ। मुझे एक सबमरीन के जरिए अखनातून के पीछे रवाना किया गया था। फिर एक जजीरे पर मेरी मुलाकात ऐसे चंद लोगों से हुई जो ओशियन ट्रेजर के आदमी थे, लेकिन उनसे मेरा इख्तिलाफ हो गया और वहां से मेरी जहनी रौ बदल गई। मैंने उनमें से ऐसे चंद अफराद को कत्ल किया और उसके बाद एक ऐसी हैसियत से चल पड़ी जिसके जरिए मैं अखनातून पर पहुंचने में कामयाबी हासिल कर लूं। और ऐसा ही हुआ मिस्टर अर्तका हाशमी।
मैंने एक पुरअसरार औरत की हैसियत से कुछ पेश गोइयां की और तुम्हारे हाथों उन सब मिलियन को तबाह करा दिया जिसके जरिए मुझे ओशियन ट्रेडर की जानब से हदायत मिलती थी। मैं अब अपनी पसंद के काम करना चाहती थी। फिर एक और पॉइंट से हमला कराया मैंने, उन हमला आवरों को तुम्हारे ही हाथों फना करा दिया ताकि अखनातून पर और तुम लोगों पर अपना एतबार कायम कर सकूं। बाद में ये सूरत हाल पेश आई और तुम्हारे जहाज के लोग, खसूसन वो कमीना कैप्टन एडगर, मेरी मुखालफ पर आमादा हो गया और इस तरह उसने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बात सिर्फ ये है कि अमीर अर्तका हाशमी कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत की मालिक हूँ, अपनी बर्तरी और दुनिया को अपनी गुलामी में देखना पसंद करती हूँ और उसके लिए मुमकिन कदम उठाने पर आमादा हो जाती हूँ। चुनाचा इस वक्त जब मैंने ये देखा कि सूरत हाल मेरे खिलाफ हो गई है तो मजबूरन मैंने फिर एक ऐसे पॉइंट का सहारा लिया जो इन्हीं समुद्र में मौजूद था और उसके नतीजे में अब तुम लोग इस जजीरे के कैदी हो। मेरी जहानत की दाद नहीं दोगे अमीर अर्तका हाशमी। मैं सिर्फ अपनी बर्तरी की कायल हूँ, किसी को तस्लीम नहीं करती और वक्त हमेशा मेरे ताबे रहता है। इसे मुझसे बगावत की जुर्रत नहीं होती। उस जजीरे पर भी जो अनचार्ज मौजूद है वो मेरे तलवे चाटता है और तुम लोगों की तकदीर का फैसला मेरी मुट्ठी में है। अमीर अर्तका हाशमी की जो कुछ भी समझ में आ रहा था या नहीं समझ रहा था, लेकिन आरडी शाउट की आंखें शिद्दत हैरत से फटी हुई थी। उसने जो कुछ सुना था उसके लिए नाकाबिले यकीन था और उसका जहन साएं साएं कर रहा था। एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ था, बहुत ही सनसनीखेज इंकशाफ। अमीर अर्तका हाशमी सकते के आलम में गार्था को देख रहा था। जहन अजीबोगरीब ख्यालात की अमाजगाह बना हुआ था। जिंदगी में बहुत से औदार गुजारे थे, दौलत की फरवानी थी, कोई ऐसा मसला ना था जिसने जिंदगी में कभी जहनी तौर पर नुकसान पहुंचाया हो। एक औरत के हाथों वो इतना बेबस हो गया कि इस वक्त उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसके इंकशाफ ने उसे इंतहाई दुख से दूर चार किया। बात एक औरत की नहीं थी, ये खेल तो उसने जिंदगी में लातादाद बार खेला था, लेकिन अपनी नादानी में अपने दोस्तों को जिस तरह उसके हाथों नुकसान पहुंचा उसके जिम्मेदार वो खुद ही को करार दे रहा था। दिल में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। आज तक उसने यही किया था, खुद से बेवफाई करने वालों को उसने कभी जिंदा नहीं छोड़ा था। जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल उसकी बीवियों में से एक कम हो जाने वाली बीवी थी। गार्था को भी उसने अपनी बीवी ही ख्याल किया था, लेकिन इस वक्त उसे एहसास हो रहा था कि किस तरह एक औरत ही उसके जवाल का बायस बनी। अपने गुस्से को उसने दबा लिया। मसला तभी कोई चीज होती है और इस वक्त वो ये जानता था कि किसी किस्म की नादानी उसके लिए और उसके साथियों के लिए किस हद तक नुकसानदा हो सकती है। उसे हंसी आ गई। वो अजीब सी निगाहों से गार्था को देखने लगा। उसने चौंक कर उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम हंस रहे हो अमीर? हाँ क्लोपेट्रा, मैं हंस रहा हूँ। क्यों? अपने आप पर हंस रहा हूँ, वजह बताओ, उसने थकमाना लहजे में कहा। वजह शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगी डियर क्लोपेट्रा। तुम मुझे मैडम गार्था कहोगे, समझे? जो कहानी जहाज पर शुरू हुई थी वो खत्म हो गई। अर्तका हाशमी, इसके बाद तुम पर लाजम है कि मेरा एहतराम करो। यकीनन करूंगा, मैं हालात से बगावत की हिम्मत नहीं रख सकता मैडम गार्था। हंसी यूं आई थी कि मैंने जिंदगी में बहुत से खेल खेले, बहुत दौलत है मेरे पास, अखनातून जैसे 20 जहाज तैयार कर सकता हूँ और मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। दुनिया के लातादाद बैंकों में मेरा सरमाया पड़ा हुआ है और शायद तुम्हें इस बात पर यकीन ना आए कि वो बैंक उसी सरमाए से अपने साथ कायम किए हुए हैं। ये सब कुछ मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैंने अपनी दौलत से बहुत से खेल खेले, अपनी हर पसंदीदा शय को हासिल किया और उस पर इतना लुटाया कि लोग मुझे दीवाना समझने लगे। तुम पर भी मैंने जो कुछ खर्च किया वो मेरी पसंद के खाते में शामिल हो जाता है, लेकिन मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि मैं तुम्हारे हाथों किस तरह बेवकूफ़ बना। वैसे तुम यकीन करो मैडम गार्था कि तुम्हारा साथ मुझे दुनिया की हर शय से दिलकश लगता था। तुम मुझे बेइंतहा पसंद थी और अब तुमने जिस अंदाज में रूप बदला ये मेरे लिए अजियतनाक है। खास तौर से माजी से उन वाकयात का रिश्ता जोड़ता हूँ तो मजीद शर्मिंदगी होती है। मुझे अपने उन साथियों का अफसोस है जो मेरी वजह से इस हादसे का शिकार हुए। अगर तुम मुनासिब समझो और बुरा ना महसूस करो तो जरा सा गुजरे हुए वाकयात पर निगाह डाल लो। अगर मैं तुम्हारा साथी ना बनता और उन लोगों से गद्दारी का मुर्तकिब ना होता तो शायद ये सब कुछ ना होता। तुम मुझे क्या समझते हो अमीर अर्तका हाशमी? मैं बेवकूफ़ हूँ? जहाज पर जिस अंदाज में मैं पहुंची और उसके लिए मैंने जितना तवील काम किया, उसके बाद क्या मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि जहाज पर वो कौन सी शख्सियत हो सकती है जो मेरी आलाकार बन जाए और मुझे वो तुम नजर आए अमीर अर्तका हाशमी? चौका तुम इस जहाज के मालिक थे, वरना तुम हर जगह कोई भी शख्स ले सकता था जो जहाज पर ताकतवर होता।
यहाँ मेरे साथियों को कैद करके तुम्हारा मुस्तकबल में क्या प्रोग्राम है, उनकी तकदीर का फैसला ओशियन ट्रेजर से होगा। मैं तुमसे उनके तहफ़्फ़ुज़ का सौदा करना चाहता हूँ, अमीर अर्तका हाशमी ने कहा। मैं समझी नहीं, गार्था मुस्कुराकर बोली। तुमने अभी मुझे अपने बारे में तफसीलात बताई हैं। तुमने कहा है कि तुम्हारा अपना एक इदारा है इटली में और तुम उसके लिए बहुत से काम करती हो। ज़ाहिर है तुम्हारा मकसद सिर्फ दौलत का हसूल होगा। हाँ बिल्कुल, मैं दौलत के अंबार लगाना चाहती हूँ अपने इर्द गिर्द। तो तुम्हारे वजूद का पूरा हिस्सा मैं नोटों की गुड़ियों या सोने के अंबार से ढक सकता हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे उन लोगों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। अखनातून को यहाँ से वापस ले जाने की इजाज़त दो। इज्जत और एहतराम के साथ हर शख्स को रुखसत करो। बताओ क्या लोगी? गार्था ने चौंक कर अमीर को देखा, सोचती रही और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, सौदेबाजी मेरा पसंदीदा मशगला रहा है। ओशियन ट्रेजर ने भी मुझे मुआवजे के पर काम करने के लिए तैयार किया था। अगर कोई बेहतर मुआवजा तुम मुझे दे सकते हो तो मैं तुमसे तावन करूंगी। तुम कीमत का तयन करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपनी उन दोस्तों की जिंदगी के लिए तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम तुम्हारे पसंद के मुताबिक अदा करूंगा। 2 अरब डॉलर, गार्था ने कहा। इसमें मेरी तरफ से कुछ इजाफा ही कर लो और जिस शक्ल में भी चाहो तुम्हें यह रकम मिल सकती है। गार्था का मुंह हैरत से खुला और उसके बाद उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, तुमसे सौदा किया जा सकता है अमीर अर्तका हाशमी, लेकिन इसके सिलसिले में हमें तफसीलात तय करना होंगी। मैं तुमसे हर तरह की गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ और सच मानो इन तमाम तर तफसीलात के बाद मेरे दिल में ये बात पूरी तरह मुस्तहकम हो गई है कि तुम उन लोगों की जिंदगी के जामन बन सकती हो। बिलाशुबा मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि ओशियन ट्रेजर के पॉइंट्स उसके अपने हैं, लेकिन हर जगह मेरा तसल्लुत है और मैं चाहूँ जहाँ चाहूँ वहीं कर सकती हूँ। मुझे यकीन है इसका। मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी की रकम अदा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारे जहन में यह ख्याल हो कि मैं इस सौदेबाजी से इनहराफ कर जाऊंगा तो सुनो, पहले तुम अपनी ये दौलत हासिल कर लो, उसके बाद हमें रिहाई दे देना, मगर इन लोगों का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गार्था किसी सोच में डूब गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, शाबान कहाँ है अमीर अर्तका? मैं नहीं जानता। देखो, शाबान का हसूल मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये समझ लो कि उसमें मेरा ज़ाती मफाद भी शामिल है। ज़रूर होगा, और अगर शाबान के बारे में मुझे इल्म होता तो तुम्हें ज़रूर बता देता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी भी उन तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने वालों की ज़िंदगी में शामिल होगी। हाँ, क्यों नहीं, मुझे उसे नुकसान पहुँचाने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन कम अज़ कम ये पता तो चलना चाहिए कि वो कहाँ गया। वो शायद उसी वक्त से गायब है जब वैश्यों ने जहाज पर हमला किया था। इसका मतलब है कि वह समुद्र में उतर गया। इस बात के इम्कानात हैं क्योंकि वो बेहतरीन समुद्री तैराक है। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन वो तन्हा क्या कर सकेगा? कहीं वो किसी मंसूबे के तहत पानी में ना गया हो। वो वाकई तन्हा कुछ नहीं कर सकेगा। यहाँ की तो दुनिया ही निराली है। मैं हैरान हूँ कि समुद्र के दूर दराज हिस्सों में भी इस तरह की आबादियाँ मौजूद हैं। शाबान के बारे में मालूमात हासिल करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जहाँ तक उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है तो अभी उन्हें कोई खतरा नहीं। मेरी और मिस्टर R.D. शॉर्ट की गुफ्तगू हो चुकी है। खुराक के ज़खायर यहाँ मुंतकिल हो जाएंगे और तुम लोग उनसे अपने खाने पीने का बंदोबस्त करोगे। बाकी जहाँ तक मसला इस सौदे का है जो तुमने मुझसे किया, तो दूसरी मुलाकात में हम इसके लिए मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तुम मुझे सोचने का मौका दो। क्या इस बात पर सोचने की जरूरत भी है? तुम यहाँ हाकमाना हैसियत रखती हो। उन लोगों की मजाल नहीं कि तुमसे इनहराफ करें। इसके बाद अखनातून को यहाँ से रवाना होने में क्या दिक्कत पेश आ सकती है? इसमें कोई शक नहीं कि अभी हालात मेरे कंट्रोल में हैं। R.D. शॉर्ट ने तुम लोगों की गिरफ्तारी के बारे में ओशियन ट्रेजर से राब्ता जरूर कायम किया है, लेकिन उसे अभी तक ये हदायत नहीं मिली कि बाद में उसे क्या करना होगा। ऐसी सूरत में खुद काम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी वक्त दरकार होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जाल में भी नहीं फंसना चाहती। बात यह नहीं है कि मुझे तुम्हारी दौलत में कमी का एहसास हो या ऐसी और कोई बात हो, लेकिन मैंने जो कार्रवाई की है उसके जवाब में तुम्हारी तरफ से भी कोई कार्रवाई हो सकती है। मैंने हमेशा अपने दुश्मनों पर निगाह रखी है और ये सोचा है कि मेरे दुश्मन मुझे किस अंदाज में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हें भी मैं अपने दोस्तों में नहीं शुमार कर सकती, खास तौर से इन वाकयात के बाद।
मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि तुम इस सिलसिले में हक बजानब हो। जो कुछ भी करना चाहो मुझसे इस सिलसिले में गुफ्तगू करो। इब्तिदा में मैं तुम्हें यह जमानत देती हूँ कि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हाँ, शाबान की तलाश बेहद जरूरी है, और अगर इसने मुझसे इनहराफ किया और निकल जाने की कोशिश की तो मैं नहीं कह सकती कि उसे जिंदा रहने दिया जाएगा या नहीं। हो सकता है उसे मरना पड़े, ताहम मैं कोशिश करूंगी कि वो जिंदा ही गिरफ्तार हो। उसके बाद मैं ये सौदा मुकम्मल कर लूंगी। जाहिर है इस सिलसिले में आरडी शाउट को भी कुछ चक्कर देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तन्हा हूँ और वह यहाँ अपने पूरे अमले के साथ है। लेकिन गौर करने के बाद कोई ऐसा मसला जरूर बना लूंगी जिससे उन लोगों के हाथों से तुम्हें निकाला जा सके। हालांकि एक मंसूबा मेरे ज़हन में फौरी तौर पर आ रहा है कि यहाँ तादाद में कुल 23 हैं और तुम्हारे साथी उनकी कैदियों में बगावत भी हो सकती है। ये कैदी उन लोगों को हलाक करके यहाँ से निकल सकते हैं। मैं ये प्रोग्राम बनाऊंगी। अगर इसकी जरूरत पेश आई तो फिर तुम्हारे साथियों को भी अपनी बका की जदोजहद करना होगी। मैं सिर्फ ये बात चाहती हूँ कि ओशियन ट्रेडर से राब्ता कायम हुए बगैर हम लोग उस सिलसिले में कोई मंसूबा बना लें। ये तुम पर मुनहसर है। तुम वाकई कोई मंसूबा बना लेती हो तो फिर यूँ समझो कि मैंने जो वादा तुमसे किया है उसकी तकमील करूँगा। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी ना करो। अपने साथियों से कह देना कि उन लोगों से तावन करते रहें। अब तुम्हारी और उनकी हिफाजत की जिम्मेदार मैं हूँ। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। तो मेरी तुमसे दूसरी मुलाकात कैसे होगी? मुझे खुद ही इस सिलसिले में तुमसे राब्ता कायम करना होगा। तुम अपने साथियों के साथ इत्मीनान से रहो। जरूरत की हर चीज तुम्हें पहुंचा दी जाएगी। एक ख्याल मेरे जहन में आता है। क्या? उसने सवाल किया। यहाँ इन लोगों के पास ओशियन ट्रेडर से राब्ता कायम करने के आलात होंगे। जाहिर है किसी तरह तुम उन आलात को नाकारा बना दो। अगर वो आलात नाकारा हो जाएं तो फौरी तौर पर यह खतरा टल जाएगा कि आरडी शाउट को ओशियन ट्रेडर की तरफ से कुछ हदायत मिल सकती हैं। वैसे भी आरडी शाउट ओशियन ट्रेडर से राब्ता कायम करके अपने लिए अमदाद हासिल कर सकता है, जबकि इस बात के अमकानात मौजूद हैं कि हमें उसके खिलाफ अमल करना पड़ेगा। गारथा ने हैरानी निगाहों से अमीर अर्तका हाशमी को देखा और आहिस्ता से बोला, मुझे तुम्हारी ये तजवीज़ बेहद पसंद आई है। वाकई हमें हर कीमत पर आरडी शाउट को ओशियन ट्रेडर से राब्ता कायम करने से रोकना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। मैं तुम्हारी इस बात को तस्लीम करता हूँ। तो फिर ठीक है, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा आना बेहतर साबित हुआ और मेरे तुम्हारे दरमियान एक कार आमद गुफ्तगू हुई है। लेकिन अमीर अर्तका हाशमी, एक बात और ज़हन नशीन कर लो। मैं धोखेबाजों की नस्लें फना कर देती हूँ। बेहतर है कि तुम मुझे ये धमकियाँ ना दो। जो मुआवजा तुमने मुझसे उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का तलब किया है, अगर उसे 4 गुना भी कर दिया तो मैं अपनी उन दोस्तों की जिंदगी बचाने के लिए ये सब कुछ जरूर करता, क्योंकि मुझे इस बात का भी गम है कि तुम्हारी वजह से मैं उन लोगों से कट गया। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बिलाशुबा वो सबसे बेहतरीन हैं। $2.5 अरब मुआवजा ऐसा नहीं है कि अमीर अर्तका हाशमी कि मैं तुमसे इख्तलाफ करूं। गारथा ने मकारी से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे इजाजत दो, मैं तुमसे राब्ते का इंतजार करूंगी। अमीर अर्तका हाशमी ने कहा और गारथा ने आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। फिर घंटी पर हाथ रख दिया और जो शख्स अंदर आया उससे कहा कि अमीर अर्तका हाशमी को इज्जत और एहतराम के साथ वापस उन साथियों के दरमियान पहुंचा दो। अमीर अर्तका हाशमी कमरे से बाहर निकल आया था। शाबान एक सरकश घोड़े की मानद था, किसी भी चीज को खातर में लाने वाला। सुलाना ने उसे जिस जगह मुकीम किया था वो वहीं पर था, लेकिन दिन की रोशनी में जब सूली साना की आमद का कोई इम्कान नहीं था, शाबान ने गार छोड़ दिया और बाहर चल पड़ा। वो छुपता छुपाता साहल के उसी हिस्से की सिमत जा रहा था जहां वो लोग क़याम पजीर थे, जहां ओशियन ट्रेडर वालों ने अपनी आबादियां कायम कर रखी थी। उसने उन लोगों को पुरसकून देखा और खुद भी किसी हद तक मुतमिन हो गया। यकीनन वो शहरादी और दर्दाना के लिए परेशान था। वो कोई ऐसा मंसूबा बनाना चाहता था जिससे उन लोगों की रिहाई मुमकिन हो जाए। खामोश माहौल में कदमों की चाप पैदा हुई और वह चौंक कर अपनी जगह से उठ बैठा। एक पथरीली चट्टान पर लेटा हुआ था। सूली साना के कदमों की आवाज अब उसके कानों से पूरी तरह आशना थी। वो आ रही थी, रोजाना उसके लिए बहुत कुछ लेकर आती। अब उसके अंदाज में बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। इस वक्त भी वो हसीन फूल अपने बालों में सजाए चांदनी में इंतहाई दिलकश नजर आ रही थी और शाबान उसे सपाट नजरों से देख रहा था। सूली साना गार के दरवाजे पर पहुंची तो शाबान ऊपर से नीचे कूद आया और वह 2 कदम पीछे हट गई। तुम ऊपर से? हाँ।
मुझे अफसोस है कि तुम यहाँ तन्हा रहते हो। दिल तो चाहता है कि सारा दिन और सारी रात तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के ख्याल से दिल से इस बात को अमली जामा नहीं पहनाना चाहती। ज़ाहिर है तुम्हारे अपने भी मसाइल होंगे सूलिसाना, हाँ, लेकिन दिल चाहता है कि अगर मसाइल से दूर निकल आऊं और अपना ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं। शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया था। देखो, मैंने तुम्हारे लिए चंद चीज़ें तैयार की हैं, तुम्हें पसंद आएंगी। हालांकि मैं खाने पकाने से कभी कोई दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन इन दिनों बहुत से ऐसे शनासा और मेरे दोस्त लड़कियां जो मुझे बहुत अरसे से जानते हैं हैरान हैं कि मेरे अंदर ये तब्दीली क्यों रूनुमा हुई। दरअसल आर्नो डोम ने मुझे मर्दों की तरह परवरिश किया। वो नहीं चाहता कि मेरे अंदर औरतपन पैदा होने पाए, और इसी वजह से मैंने उन चीज़ों से कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली। मुझे घुड़सवारी से इश्क है, निशानेबाजी में मैं अपना सानी नहीं रखती और बहुत से हथियार चलाना जानती हूँ। समुद्र में तुमने मुझे देख लिया है, पानी की गहराइयों में मैं मछली की मानद तैरती हूँ, लेकिन इसके बावजूद अब मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा होने लगी है कि मैं अपने आप को सजाऊं और तुम्हारे सामने इस अंदाज में आऊं कि तुम्हारी आंखें मुझे देखकर चमक पैदा हो जाए। सूलिसाना ने इंतहाई बेबाक अंदाज में इज़हार किया, लेकिन शाबान ज़ाहिर है इन अल्फाज का जवाब इस अंदाज में नहीं दे सकता था जिस अंदाज में सूलिसाना की ख्वाहिश होगी। अव्वल तो इसमें झूठ शामिल हो जाता, और इसके अलावा उस लड़की को धोखे में भी नहीं रखना चाहता था। मसलहत इस बात का तकादा करती थी कि उसे जिस तरह भी हो सके अपने जाल में फंसे रहना चाहिए, ताकि उन लोगों की रिहाई का कोई माकूल बंदोबस्त हो सके। फिर भी उसने अपने आप को नर्म करते हुए कहा, तुम मेरी दोस्त हो और मैं इस बारे में अक्सर सोचता हूँ। ये ख्याल मेरे जहन में बार बार आता है कि इस दोस्ती के जवाब में तुम्हें क्या दूंगा। सूलिसाना के होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, तुम सिर्फ वादा कर लो इस दोस्ती के जवाब में मुझे कुछ दोगे। मतलब बाद औकात इंसान अपनी तलब खुद ही मांग लेता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं खाली हाथ हूँ और मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना वजूद है जो इतना कीमती है कि कायनात के सारे खजाने उसके सामने बेकार हो जाते हैं। ओहो, ये तुम्हारी सोच है, सिर्फ एक मोहब्बत करने वाले दोस्त की सोच। शाबान ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा, अब मैं जो लाई हूँ उसे खा लो। जब तुम मेरी बनाई हुई चीजें खाते हो तो मुझे ज़हनी सुकून मुहैया होता है। एक बात पूछूं शाबान? हाँ जरूर। मैं ये सोचती हूँ कि अगर कभी तुम्हें यहाँ से जाने का मौका मिल गया तो क्या तुम चले जाओगे? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि अगर गिरफ्तार शुदा लोगों को रिहाई नसीब हो गई तो वो यकीनन तुम्हें भी अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे। तुम उस वक्त क्या करोगे? मैं हर कीमत पर उन लोगों की रिहाई चाहता हूँ, और जहाँ तक मेरे जाने का मसला है तो अगर उन लोगों की रिहाई मेरी जिंदगी की कीमत पर हो जाए तो मैं उनके लिए यहाँ रहकर भी सकता हूँ। वो शाबान की बात सुनकर सोच में डूब गई, फिर किसी कदर हैरान लहजे में बोली, उनके लिए? मेरा मतलब है कि अगर उन्हें रिहाई हासिल हो जाए तो मैं यहाँ रह सकता हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। सूलिसाना खुल उठी। देर तक वो बंद आंखों से शाबान का चेहरा देखती रही। फिर उसने कहा, तुम यहाँ रह जाओ तो मैं समझूंगी कि इस वीरान जजीरे पर जो दुनिया की आबादियों से बहुत दूर है, जिंदगी की हर शय, हर खुशी मुझे हासिल हो जाएगी। शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया। सूलिसाना कहने लगी, मगर उन लोगों की रिहाई कैसे होगी? मैं उसी के लिए परेशान हूँ। पता नहीं आर्नो डूम उस सिलसिले में मेरे काम आ सकता है या नहीं। सूलिसाना किसी कदर तशवीश से होंठ सकोड़ कर खामोश हो गई। वो गहरी सोच में गुम थी। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। क्या मतलब? शाबान ने सवाल किया। आर्नो डोम उन लोगों का बहुत गहरा दोस्त है। ओशियन ट्रेजर के तमाम लोग उसके साथी हैं, क्योंकि ये हमारे सबसे ज्यादा करीब हैं। एक बात बताओ, क्या यहाँ नए आने वालों का खैर मकदम किया जाता है? नहीं समझी। मेरा मतलब है कि ओशियन ट्रेजर वाले जिस वक्त यहाँ आए होंगे तो आर्नो डोम पहले से यहाँ मौजूद होगा, बहुत पहले से। उनको आर्नो डोम ने कैसे कबूल कर लिया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आर्नो डोम ने अगर इन लोगों को कबूल किया तो सिर्फ ताकत की बात सुनकर, वरना वो अपने करीब गैरों की आबादी पसंद नहीं करता। उससे बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। गालबन उन दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हुई होगी जिससे दोनों ने अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा किया होगा। वैसे उन लोगों ने कभी आर्नो डोम के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, और जो जिम्मेदारी उन पर आयद कर दी गई उन्हें कबूल किया। वैसे सलानूबिया का कबीला कहाँ आबाद है? शमाल उस तरफ
जहाँ दरख्तों की चोटियां पहाड़ों से ऊंची निकल गई हैं। उन पहाड़ों के अकब में थोड़ा सा फासला तय करने के बाद नूबिया के लोग आबाद हैं। यहाँ कितने अफराद वहाँ रहते हैं? आर्नोडोम के कबीले से बड़ी तादाद है उनकी, क्योंकि वो वहाँ हमसे पहले से आबाद हैं। सलानूबिया की उम्र क्या है? हम उम्र का कोई अंदाज़ा नहीं रख पाते। वैसे वो जवान है, खूबसूरत है। क्या उसका शोहर भी उसके साथ है? शाबान ने पूछा और वो हंस पड़ी। उसने कहा, नहीं, उसने शादी नहीं की, क्योंकि वो उस कबीले की रूहानी पेशवा भी है और ऐसे लोग शादियां नहीं करते। वो दुनिया के मामला से उस अंदाज में मुतासर नहीं होते जिस अंदाज में दूसरे यानी हुक्मरानी की शर्त है। खूब, शाबान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोला, लगता है जैसे ये आबादी जहाँ तुम लोग रहते हो इंसानी आबादी से बिल्कुल अलग थलग एक ऐसी पुरअसरार दुनिया की आबादी हो जिसका ताल्लुक मजहबी दुनिया से बिल्कुल ना हो। शाबान काफी देर तक सोचता रहा और फिर उसके बाद गहरी सांस लेकर बोला, बहरहाल ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ रह जाऊं तो मेरे साथियों की आज़ादी का कोई ना कोई बंदोबस्त कर दो। वो सोच में डूब गई और उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा, नूबिया बहुत ताकतवर है और आर्नाडोम उनसे बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन ये बड़ा उलझा हुआ मसला है। अगर किसी तरह आर्नाडोम उन लोगों से बिगड़ भी जाए, मेरा मतलब है ओशियन ट्रेडर वालों से, तब भी शायद वो उनके खिलाफ जंग करके कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? उनके पास साइंसी हथियार हैं। आर्नाडोम ने एक बार मुझे इसके बारे में बताया था। उसका कहना है कि अगर उसका कबीला उन लोगों के मुकाबले पर आ जाए तो उनके पास मौजूद साइंसी हथियार उसके आधे कबीले को जरूर खत्म कर सकते हैं, और वो अपने आदमियों से एक बाप की तरह ही मोहब्बत करता है। चुनाचे वो उनके लिए नुकसान नहीं खरीदना चाहेगा। ताहम मैं देखूंगी कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ। सुलिसाना खामोश हो गई थी। शाबान भी कुछ सोचने लगा था, लेकिन उसके हसास कानों ने और आहटे महसूस की थी। वो चौंक कर खड़ा हो गया। उसने ताज्जुब से कहा, क्यों, क्या बात है? यहाँ कोई और भी मौजूद है? शाबान ने कहा, और वो भी हैरानी से खड़ी हो गई। उसने इधर उधर देखा और फिर थोड़े ही फासले पर उसी गार के दूसरे हिस्से में उसे आर्नोडोम खड़ा हुआ नजर आया। सुलिसाना के हलक से एक आवाज निकली और वो साकत रह गई। शाबान भी परेशान निगाहों से आर्नोडोम को देखने लगा, जो किसी संगी सतून की मानद खामोश खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ सीने पर बंधे हुए थे और उसका भयानक चेहरा उनके सामने था। उसकी आंखों में शदीद गुस्से के आसार नजर आ रहे थे। चांद की मध्यम रोशनी में उसे बेगौर देखा जा सकता था। वो शायद देर से यहाँ मौजूद था और उन लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था। जब उसे ये अंदाजा हो गया कि उसे देख लिया गया है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा। शाबान को नजरअंदाज करके उसने सुलिसाना को देखा और सर्द लहजे में बोला, क्या तू मुझसे गद्दारी की मुर्तकब नहीं हुई है सुलिसाना? उसके होंठ खुले और फिर बंद हो गए। वो बुरी तरह बदहवास हो गई थी। और तू ये भी जानती है कि मैंने जिंदगी में सिर्फ इस शख्स से नफरत की है जिसने मुझसे नफरत का आगाज किया हो, वरना मैं तो किसी जानवर से भी मोहब्बत करता हूँ। सुलिसाना तो मेरी बहन है और मैंने तुझे जिस अंदाज में परवान चढ़ाया उसके बारे में तुझे खुद अंदाजा है, लेकिन आज इस अजनबी के सामने तूने जिस तरह हर बात खोल कर रख दी, क्या इसके बाद इस बात की गुंजाइश है कि मैं तुझे अपना हमदर्द, अपना दोस्त और अपनी बहन तस्वर करूं? सुलिसाना ने फिर बोलने की कोशिश की, लेकिन ना बोल सकी। शाबान खुद ही 2 कदम आगे बढ़ आया था। उसने कहा, आर्नाडोम, मैं तुम्हें जानता हूँ। उस वक्त से जानता हूँ जब तुमने अखनातून पर हमला किया था। मैं उस वक्त अखनातून से पानी में उतर गया था और उसके बाद अपनी जिंदगी बचाने की जदोजहद करता रहा हूँ। अगर तुम ये कहते हो कि तुमने किसी जानवर से भी मोहब्बत की है तो मुझे देखो, मैं एक इंसान हूँ, मुसीबतों का शिकार एक इंसान, और पनाह लेने के लिए तुम्हारे कबीले में आ गया हूँ। आर्नाडोम के होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, मुहज़्ज़ब दुनिया से मेरा इतना वास्ता रह चुका है नौजवान के मैं वहाँ के रहने वालों के एक एक पहलू को समझता हूँ। मैं अल्फाज की मार भी जानता हूँ और वैसे तो बर्बरियत की मार भी। मैंने वो कुछ सहा है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अब वक्त ने मुझे ये बताया है कि अगर किसी जाल साह से सच सको तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा कारनामा होगा। तुम मुझे अल्फाज की जुबान इस्तेमाल करके घेरना चाहते हो, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। तुमने अभी इस दुनिया का कोई तजर्बा नहीं किया। मैं वो शख्स हूँ जो हर तजर्बे से गुजर चुका हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत कैसे
कर सकता हूँ। तुम उन लोगों में से हो जो गिरफ्तार होते हैं और जिनकी गिरफ्तारी के लिए मुझे मुआवजा दिया गया है। दुख है तो मुझे अपनी बहन पर, जिसने मेरे तमाम ख्यालात को जानने के बावजूद तुमसे दोस्ती की जानब कदम बढ़ाया। आज तक मैं यही समझता रहा था कि जिसके खिलाफ मैं अमल करूंगा, मेरी बहन उसे दिल से बुरा तस्लीम करेगी और किसी भी जाल में गिरफ्तार नहीं होगी। लेकिन ये भी मेरा तजर्बा ही है कि बड़े बड़े सरकशों ने, बड़े बड़े ताकतवरों ने, बड़े बड़े दिलेरों ने अगर मार खाई है तो सिर्फ औरत के हाथों। ये औरत कभी उसे महबूबा की शक्ल में मिली, कभी माँ की शक्ल में, कभी बहन और बेटी की शक्ल में, लेकिन इसका वजूद औरत ही का वजूद रहा और आज वो कहानियां मेरे सामने जिंदा हो गई। एक औरत, एक लड़की जिसे मैंने अपनी रूह से ज्यादा चाहा, मेरे लिए मौत का वो सामान मुहैया कर रही है जो बल आखिर मुझे फना की घाटियों में पहुंचा देगा। मैं कोई कसम नहीं खा सकती क्योंकि जिन कसमों को खाया जाता है उनसे मेरा एतमाद उठ चुका है, लेकिन मैं सच की कसम जरूर खाऊंगा और वो सच ये कहता है कि मैं इस वक्त अपनी बहन के हाथों मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होने जा रहा था। अगर कोई ऐसा मरहला होता जिसमें मुझे सूलीसाना के लिए जिंदगी कुर्बान करना पड़ती तो मोहब्बतों के इन रिश्तों के नाम पर जो मेरे लिए इसके दिल में और इसके लिए मेरे दिल में थे, मैं उसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता। लेकिन इसने पूरे कबीले को दांव पर लगा दिया। हाँ, इसने तुम्हें जो कुछ बताया है बिल्कुल सच है। वो लोग साइंसी हथियारों से आरास्ता हैं और हम उन वीरानों में उन हथियारों का तोड़ नहीं दरियाफ्त कर सकते। हम ही क्या, बल्कि यहाँ रहने वाले जितने कबीले हैं वो साइंसी हथियारों के जरिए उनका मुकाबला नहीं कर सकते। गो उनकी तादाद ना होने के बराबर है। अगर हम उनके मुकाबले पर जाएंगे तो नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन अपने कबीले के एक एक फर्द की जिंदगी बचाना चाहता हूँ और ये कि किसी भी तौर मुमकिन नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें इनसे महफूज रखूं। समझ रहे हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करके उनके पास पहुंचा दूं। शाबान सर्द निगाहों से आनुडोम को देखने लगा। सूलीसाना एक कदम आगे बढ़कर बोला, लेकिन इसमें मेरी तुमसे नफरत या तुम्हारे खिलाफ किसी अमल का पहलू नहीं निकलता। बेशक तुम मेरे भाई हो और तुमने मुझे वो सब कुछ दिया जिसे जिंदगी कहा जा सकता है, लेकिन गालबन ये भी तुम ही ने कहा है कि ये सब कुछ एक मखसूस वक्त तक होता है, उसके बाद इंसान को अपनी जिंदगी पर इख्तियार होता है। क्या तुम मुझसे मेरी जिंदगी का इख्तियार छीन लेना चाहते हो? नहीं, आनाडोम ने पथरीले लहजे में कहा। तो फिर ये मेरी जिंदगी है। अगर इसे कोई नुकसान पहुंचा तो मैं अपनी जिंदगी खो दूंगी। वो तुम्हारा अमल होगा। तुमने वो तमाम धागे अपने हाथ से तोड़ दिए हैं जो मेरे और तुम्हारे दरमियान थे। अब तुम अगर मर जाओ तो मैं उसे अपनी मजबूरी ही तसव्वुर करूंगा। तुम्हारी मोहब्बत में मैं अपने कबीले के लिए नुकसान नहीं खरीदना चाहता, लेकिन मैं भी इंसान जंग नहीं चाहता आनुडोम। मैं सिर्फ अपने साथियों की रिहाइश के लिए कोशिशें कर रहा हूँ और मैं ये बात जानता हूँ कि मेरी बहन सूलीसाना ने तुम्हें नोबिया के बारे में बताया है। मैं दौलत के लालच में अखनातून पर हमला करके उन लोगों को गिरफ्तार कराने का बाइस बना हूँ। अगर उन्हें दौलत का लालच दिया जाए तो नोबिया वाले भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उसके नतीजे में मेरे कबीले को जो नुकसान पहुंचेगा वो मेरे लिए नाकाबिले कबूल होगा। फर्ज करो अगर नूबिया वाले इन लोगों के खिलाफ कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार तुम तो ना होगे। नहीं, ये तुम बिल्कुल दुरुस्त कहते हो, लेकिन यहाँ जिस काम का आगाज हो जाए वो मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। ये तुम गलत बात कर रहे हो आर्नोडोम। अगर तुम अपनी मोहब्बतों को इसी कदर महबूब पाते हो तो मैं भी जवाब में तुमसे यही कह सकती हूँ कि तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा बेकार है। फर्ज करो अगर सलानूबिया मेरी ख्वाहिश पर उन लोगों के खिलाफ अमल करने पर तैयार हो जाती है तो उससे भला तुम्हारे कबीले को क्या नुकसान पहुंचेगा। और मैं इस वक्त के बारे में कभी भूल कर भी नहीं सोच सकता था कि तू एक दिन मुझ से इस ज़ुबान में गुफ्तगू करेगी। मैंने एक सच कहा है, ये शख्स मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारे लिए अगर ये बेमकसद हो सो हो। अगर इसके लिए मुझे तुमसे भी बगावत करना पड़ी तो मैं ये करूंगी। पहले मेरी ज़ुबान बंद थी तुम्हारे एहतराम में, तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारी अनायतों के जवाब में, लेकिन तुमने ये सारे धागे खुद ही तोड़ दिए हैं, तो अब मैं भी आज़ाद हूँ।